ग्रहण का भारत, चीन और नेपाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस ग्रहण का सबसे जो मुख्य प्रभाव है वह भारतवर्ष के उत्तर पूर्व के देशों के ऊपर आने वाले समय में 4 वर्ष 8 महीने तक दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। राजनैतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, आकस्मिक जो हमारी खगोलीय घटनाएं होती हैं, जो असमय जिसका कि कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा। इस ग्रहण काल में भारत भूमि से इस ग्रहण का जो प्रारंभ है और अंत पूर्व की ओर होता है, तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर ग्रहण काल का अंत होता है तो पश्चिमोत्तर देशों की अपेक्षा पूर्वोत्तर देश से शत्रुता, आकस्मिक व्याधा या भ्रम की स्थिति, जन आंदोलन, प्राकृतिक आपदाएं आने की ज्यादा संभावना होती है। यह कालखंड जो है सो 4 अक्टूबर 2021 तक अपने प्रभाव में रहेगा। इस कालखंड में जब जब सूर्य की राशि परिवर्तित होगी तब तक नए आयाम राजनैतिक और जनमानस को अनुभव होंगे। दुर्भिक्ष योग होता है, अर्थात धन रहते हुए भी भोजन की प्राप्ति नहीं होना, धन रहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं होना। ऐसी संभावना भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, ये अफगानिस्तान, कंधार, ये सब जो देश हैं ये ज्यादा प्रभावित होंगे। कोरिया के देश वो भी प्रभावित होंगे। भारत, चीन और नेपाल का जो संबंध है वह 4 माह 18 दिन, आने वाले 4 माह 18 दिन तक तनावपूर्ण रहेंगे। इस कालखंड में जो इन देशों की गुप्तचर संस्थाएं हैं, जो सूचना तंत्र है, वह अपने अपने देशों के सत्ता शीर्ष को सही निर्णय, सही जानकारी देने में अक्षम होंगे और इन देशों को प्राकृतिक आपदाएं का सामना करना पड़ेगा। खास करके 28 सितंबर के बाद नेपाल और चीन को प्राकृतिक आपदाओं से गुजरना पड़ेगा। उसके पहले प्राकृतिक आपदाओं की संभावना जल और भूमि से संबंधित भारतवर्ष को है। आप क्या कहते हैं, भारत और चीन के बीच युद्ध की भी संभावना है? मैंने जैसा कहा कि मकर राशि का उदय चीन के लग्नोदय में होता है और मकर का जो मंगल है वह नीचत अवस्था में भी वर्तमान में चल रहा है। जैसे मंगल का उदय होगा उसे अपने जो अंतः ज्ञान कहते हैं, उसने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को वह सुधारने में लगेगा। मकर राशि में वर्तमान में शनि स्वयं चल रहे हैं, इसलिए वह जिद्दी बच्चे की तरह कार्य करता है। जैसे ही 30 जून के बाद से बृहस्पति स्वतः अपने आप को शनि की राशि में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, सनह सनह प्रत्येक 3 दिन 6 घंटे के बाद चीन देश का जो राजनीतिक वर्ग है, जो वहां के जनमानस हैं, वह इस प्रकार के दबाव उत्पन्न करेंगे कि यह युद्ध नहीं होगा। राहु के कारण असमंजस की स्थिति दोनों देश के लोगों को द्वारा अनुभव होगा, परंतु पूर्ण रूपेण युद्ध की स्थिति नहीं दिखती है। ग्रहण का असर नेपाल के ऊपर क्या रहेगा? नेपाल की राजनीतिक एवं आर्थिक भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नेपाल का उदय कन्या लग्नोदय राशि से है और अभी बुध का जो वक्रत्व काल है उसके कारण वह अपने विपरीत, यानी कि वक्री का अर्थ ही होता है कि हम विपरीत की ओर जाएंगे। जिस 10 कदम अगर आगे चले तो फिर पीछे की ओर जाएंगे। तो अपने विपरीत दिशा की ओर नेपाल देश के राजनीतिक व्यक्ति जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए हैं
उनके कार्यों के कारण नेपाल का जनमानस, नेपाल की जनता दुर्भिक्ष योग का सामना करेगी। और यह ग्रहण काल जो है अपने राहु केतु के परिवर्तन के फलस्वरूप 23 सितंबर के बाद नेपाल में सत्ता शीर्ष, यानी कि सत्ता के शीर्ष पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनका परिवर्तन अवश्यंभावी है। सत्ता परिवर्तन नेपाल में होने जा रहा है, या तो वह चुनाव के माध्यम से हो, या जन आंदोलन या जनमानस के माध्यम से हो, या सहज रूप से आपसी सामंजस्य से हो। परंतु 23 सितंबर के बाद जैसे ही यह ग्रहण सूर्य राहु के संपर्क, राहु चंद्रमा के संपर्क के कारण ही होता है, तो जैसे ही इस ग्रहण का प्रभाव राहु केतु के परिवर्तन राशि में होंगे, राहु वृश्चिक और केतु वृष राशि, ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यानी कि केतु जो है वह वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और राहु वृष राशि में आ जाएंगे। यानी कि सत्ता शीर्ष पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनकी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। और शनि जो है वह जनमानस का कारक है, संगठन का कारक है, सहयोगियों का कारक है उन नेपाल की कुंडली के अनुसार। तो 23 सितंबर के बाद नेपाल में सत्ता परिवर्तन होगा और वहां एक नए युग का, अर्थात जैसे ही बृहस्पति और शनि मिलते हैं तो युवा वर्ग के हाथ में शासन व्यवस्था, वृद्ध व्यक्ति जो है अपने आने वाले संतानों यानी अपने आने वाले जनमानस के लिए कार्य करते हैं। कृषि के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में नेपाल एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित होगा। वहां पर 4 मास 18 दिन विपरीत समय है इस ग्रहण काल से।